अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। दिलचस्प सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत में एक नए मोड़ में दाखिल हो गए हैं। इत्तेहादी हुकूमत का खात्मा हो गया है और ये असम्बली रात को जब तहलील हुई है तो उस वक्त वज़ीर आज़म कुछ देर पहले ये कहते दिखाई दिए कि कल वो मुशावरत करेंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन से। वो कल आज आ गई और लीडर ऑफ द अपोजिशन से जो मुलाकात है, ये जो मामला है बहुत ही स्लो प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या वजह है, क्यों निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान नहीं हो रहा, क्यों इसको डिले किया जा रहा है? बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं और बहुत सारी कयास आराइयाँ हो रही हैं, बहुत सारी पेशगोइयाँ की जा रही हैं। तो इन हालात के अंदर जो है वो इस वक्त इंतखाबात की भी बात हो रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही हुकूमत का खात्मा हुआ है, हुकूमत के खात्मे के साथ ही पार्लियामान का खात्मा हुआ है और अब वज़ीर आज़म जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुज़ाकरात करेंगे और फिर निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब करेंगे। लेकिन इसमें जो तात्तुल आ रहा है, जो डिले आ रहा है, उसकी वजह से कई कयास आराइयाँ हो रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही कौमी असम्बली तहलील हुई या होने लगी थी तो ख़ुद हुकूमत के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। एक ऐसी असम्बली जिसको जो मौजूदा हुकूमत थी वो पिछली हुकूमत को जाली हुकूमत कहते थे, कठपुतली हुकूमत कहते थे और पार्लियामान के ऊपर सवालात उठाते थे। लेकिन जब खुद पार्लियामेंट का हिस्सा यानी हुकूमत का हिस्सा बने तो फिर पार्लियामान को जस्टिफाई भी किया और साथ में ये बड़े दावे किए कि हम जिस वक्त आएंगे तो आइन और कानून की बालादस्ती होगी, जमहूरियत मजबूत होगी और मईशत भी पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन तमाम चीज़ें उसके बरक्स हुई, महंगाई भी बढ़ी, उसके अलावा मसाइल मज़ीद जो है वो सामने आए और ये कहा गया कि हमें तो इदराक ही नहीं था कि मसाइल इतने गंभीर हैं। तो क्या वो तैयारी करके नहीं आए थे, उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी और फिर भी हुकूमत में आ गए थे? इस तमाम मामले के ऊपर जो खुद हुकूमत के अंदर से आवाज़ें उठी हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। 15-16 महीना का मौका हमें मिला। वो सारे जो इदारे हैं उनको अपने दायरे में काम करने का जो सिलसिला है उस पर हम कामयाब नहीं हुए। इस अवाम की जो कारकर्दगी है इंतहाई मायूसकुन है। ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन असम्बली हुई है और आज इसे पाकिस्तान में लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। शायद खाकान ने जितनी बातें की है मैं उनको सेकंड करता हूँ। यकीनन पहले हमें अपने से खुद एहतसाब करना चाहिए। हमने ये पूरी दयानतदारी से कोशिश की कि पाकिस्तान को 2017 का पाकिस्तान बना सके, मगर उसमें हम नाकाम रहे। हुकूमत जिस तरह डिलीवर करना चाहिए था महंगाई के हवाले से, वो हमें रिजल्ट नहीं नजर आया। तमाम के तमाम लोग ये एतराफ़ करते दिखाई दे रहे हैं कि हम महंगाई पर काबू ना पा सके, हम मामलात को उस तरीके से नहीं चला सके जिस तरह हमें चलाना चाहिए था। यकीनन अब आवाम के पास जाना है। आवाम के पास जाने के लिए तमाम लोग जो है वो कोई ना कोई बहाना तलाश कर रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन भी कह रहे हैं, ये हुकूमत के वज़रा भी कह रहे हैं जो कि ख़ुद हुकूमत के दौर में भरपूर तरीके से हुकूमत के मज़े लूटते रहे। अब ये क्यों कहा जा रहा है? यकीनी तौर पर वोट बैंक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जिसको एड्रेस करने की कोशिश ये कह के की जाएगी कि वाकई हम मुश्किल हालात से गुजर रहे थे और हमने मुश्किल हालात का सामना बड़ी ही समझदारी से किया, वरना ये हो जाता और वरना वो हो जाता। लेकिन बहरहाल अब ज़ाहिर है कि अवाम फ़ैसला करेंगे इंतखाबात का कि इंतखाबात में किसको वोट देना है। दूसरी तरफ मामला साइफर का एक दफ़ा दोबारा बैनुल अक़वामी मीडिया की जीनत बन गया और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो ये बहस शुरू हो गई कि ये साइफर जो है वो एक हकीकत है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, इसको इस्तेमाल किया गया है, अपने सियासत के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये उठा कि ये साइफर आखिर लीक कैसे हुआ है, इसको लीक करने वाले कौन लोग हैं? तो ये तमाम मामलात इस वक्त हमारे सामने हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर मज़हर अब्बास साहब, सीनियर तजज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और इस पर हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे साइफर के मामले पर बात करेंगे। तो आप तीनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आई विल स्टार्ट विद यू मज़हर साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये जो हुकूमती अराकीन है, पहले यहाँ से ज़रा शुरू करते हैं, ये तमाम लोग 14 जमाती इत्तेहाद हुकूमती मज़े लूटता रहा, लेकिन अब अचानक से उनको ये एतराफ़ करना पड़ रहा है कि हम जो है वो ना महंगाई कम कर सके और कई चीज़ें जो हम करने आए थे जमहूरी उसूलों की रवादारी के लिए वो हम नहीं कर सके। तो ये उनके एतराफ़ी बयानात किस हद तक उनकी सियासत में मुआविन साबित होंगे?
शुक्रिया आदिल। मेरा ख्याल है कि ये गिल्ट है, मावन तो बिल्कुल भी साबित नहीं होंगे, क्योंकि उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि वो किस बयानिए को लेके जो है लोगों के सामने जाएं। जाहिर है ये सिर्फ कहकर आप नहीं निकल सकते कि जी पिछली हुकूमत की पॉलिसियां हैं जिसके नतीजे में महंगाई हुई है। तो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ है इनके लिए, पीडीएम के लिए, कि जो कि बहुत आसान फेज़ था आज से 1 साल पहले। कि अगर ये फौरन असेंबली के इलेक्शंस करा देते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाद, तो पीडीएम आज बहुत बेहतर पोजीशन में होती और पीटीआई के लिए डिफ़िकल्ट पोजीशन होती। अब सारा उनको जो है वो कोई नई आप क्या दे सकते हैं लोगों को, नई होप क्या दे सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं कि आप ये मुसलसल एडमिट कर रहे हैं। जैसे आप शाहिद खान अब्बासी साहब का भी बयान देख लें, आप प्राइम मिनिस्टर का खुद अपने स्टेटमेंट्स देख लें प्राइम मिनिस्टर के, तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि ये इनके लिए डिफ़िकल्ट होगा। माँ सिवाय उसके ये जो अभी इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं वो किए हैं उनको जाके, और ये भी जाहिर है पंजाब, क्योंकि पॉलिटिक्स पूरी रिवॉल्व करेगी, अगला इलेक्शन पूरा रिवॉल्व करेगा पंजाब में। तो पंजाब में किस तरीके से आप जाके चीज़ों को मैनेज करेंगे, उसमें आप जाके ये बेचेंगे कि जी उस्मान बुज़दार की वजह से चीज़ें तबाह हो गई, ये हो गई, पंजाब में ये नहीं हुई, और लोकल बॉडीज़, इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ ख़त्म कर दी, जो भी है। लेकिन बहुत ही वीकर पोजीशन में इस वक्त पीडीएम है, और अब चूंकि वो हुकूमत में नहीं है, हुकूमत ख़त्म हो गई है, असेंबलीज डिज़ोल्व हो गई हैं, तो अब जब कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाएंगे तब इन्हें ये पता चलेगा कि जो है वो लोगों की पल्स क्या है। और दूसरी तरफ पीटीआई से जो गलतियां हैं वो अपनी तरफ हैं। पीटीआई की इस वक्त जो सूरत हाल है वो तंजीमी लिहाज से वो बहुत जो ख़राब है। तो इलेक्टेबल्स और इंडिपेंडेंट जो लोग होंगे उनकी से ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी हमें पंजाब में बनिस्बत इसके कि पार्टी वाबस्तगी से। हो सकता है कि पीटीआई, ऐन मुमकिन है कि पीटीआई के लिए सूरत हाल ऐसी बने कि पीटीआई हो भी और ना भी हो, और लगता यही है कि इस वक्त तक जो सिचुएशन है उसमें गालिबन पीटीआई के चेयरमैन के लिए तो सूरत हाल और मुश्किल है। लेकिन पीटीआई का वोटर निकल के क्या उसका मिजाज होगा, पीटीआई की अपनी डायरेक्शन क्या होगी, उस पर पीटीआई के चेयरमैन की किस हद तक सपोर्ट हासिल होगी, वो डिटरमिन करेंगे। तो आज की अगर सिचुएशन देखें, आज असेंबली डिसॉल्व हो गई है, अगर 60 डेज में आप इलेक्शन करा दें, 90 डेज में इलेक्शन करा दें, तो पीटीआई को अभी भी आप रूल्ड आउट नहीं कर सकते। वो चाहे किसी शक्ल में भी आएगी, लेकिन जो बल्ले का निशान है उसको अभी भी एज हासिल है तीर और शेर के ऊपर। ओके, सो मतलब साहब आपके ख्याल में एक अजीब से घन चक्कर में सभी फंस गए हैं। कहीं पर आप देख रहे हैं कि अगर हुकूमत मिसाल के तौर पे जो कुछ कर गई, अब उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी आवाम को देने के लिए, ये बताने के लिए कि ये 4.25 साल की पीटीआई की कारकर्दगी है जिसकी वजह से हमें ये साल 1.5 साल भुगतना पड़ा। साथ ही पीटीआई खुद भी नैरेटिव तो बिल्ड करने में कामयाब हो गई है, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के प्रोसेस से जो है वो बाहर होती दिखाई दे रही है। सो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मुनीर साहब जरा मुझे बताइएगा, आपके ख्याल में इतनी बड़ी तमाम जमातें इकट्ठी होकर और इतनी तगड़ी ऑपोजिशन को लिटाकर 9 मई के वाक़े के बाद भी ये जो हुकूमती जोमा हैं इतने घबराहट का शिकार क्यों हैं और इतने प्रेशर में क्यों? और साथ में जरा ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में कि 3 माह तो चले एक बात है, लेकिन अगर वो मामला 6 महीने तक चला जाता है तो क्या आगे 6 महीने बाद ये इस पोजीशन में होंगे कि ये तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकें? बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, जो आपका सवाल है वो बड़ा पर्टिनेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी मदर साहब फरमा रहे थे, क्योंकि वो बड़े भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं, तो मैं तो उनसे बड़ा कुछ सीखता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, इलेक्शंस देखे हैं, जमातें बनती बिगड़ती देखी हैं। जो मेरी एक असेसमेंट है, मुझे लगता है कि ये इसलिए सूरत हाल बड़ी ही दिलचस्प है और हम सब इसी के गिर्द घूम रहे हैं कि ये जमातें, जिस तरह आपने भी कहा अपने सवाल में भी, कि जब ये गई हैं तो इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हैं। हमारे मुल्क में आज तक कबूलियत और मकबूलियत, ये 2 चीजें हैं, लेकिन कबूलियत डोमिनेट करती है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशक मकबूल है,
लेकिन कबूल नहीं है। वो कबूल इस वजह से नहीं है कि वो मकबूल है, वो कबूल इस वजह से नहीं है, उसकी मकबूल वो इस वजह से काबिल कबूल नहीं है क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के सरबराह ने किया है उसमें वो बातें हैं या वो काम है जो कि पहले बहुत से लोगों ने नहीं किया या उस नहज तक नहीं लेके गए। मतलब अगर मैं तहरीक इंसाफ की जमात को एज अ पार्टी देखूं तो उनकी इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड मौजूद है। जो सर्वेज हैं वो बताते हैं, जो अनपब्लिश्ड सर्वेज हैं जिन तक मैंने उस पर मैं बहुत दफा बात कर चुका हूं कि उस पर पता लगता है कि ग्राउंड लेवल पर कितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है। दूसरा एलिमेंट ये है कि तहरीक इंसाफ को क्या इक़्तिदार में आने दिया जाएगा, इमरान खान क्या रेलिवेंट है। मुझे इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल फिलहाल तो बहुत मखदूश नजर आ रहा है। अब बाकी आपको पता है हमारे मुल्क में चीजें तब्दील हो जाती हैं। तारीखी तौर पर मैं यही कहूंगा कि ये अदालतें, केसेस, मामलात किसी भी सियासतदान की सियासी जिंदगी खत्म नहीं करते, लेकिन इन द नियर फ्यूचर मुझे 6-8 महीने, 10 महीने, 1 साल तो कम से कम इमरान खान का कोई मुझे री इमर्ज करते हुए वो नजर नहीं आ रहे। अब माइनस इमरान खान क्या तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में वो आ सकती है या आने दिया जाएगा, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। रह गया अगर तहरीक इंसाफ को आप बीच में से निकाल देते हैं, जो कि मैं समझता हूं नहीं निकालना चाहिए, लेकिन चले मैं क्रूड बात करता हूं, निकाल देते हैं, तो जो बाकी जमातें हैं वो तो फिर बचा कुचा मैंडेट है उसके ऊपर भी वो इसलिए कि पीपल्स पार्टी तो चले फिर सिंध गेन कर जाएगी, बाकी छोटे मोटे अपना शेयर जाएंगे। सबसे बड़ी हिट ली है पीएमएलएन ने, और पीएमएलएन जितनी एंट्रेंच्ड थी 2018 के बाद से लेके 2022 तक, यानी कि 85 to 90% बाई इलेक्शन वो जीत गए और पंजाब के अंदर उन्होंने नाकों चने चबवाए रखे उस माहौल में भी पीटीआई को। आज पीएमएलएन की हालत ये है कि पीएमएलएन के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं वहां पर भी लोग ये महंगाई और इन चीजों के हवाले से गुस्से में है। यानी कि असेंबली कल तहलील हुई रात को, जो आपको, मुझे, मजहर साहब को और हमारे हम सब को जो इस दफा बिजली के बिल आए हैं, मेरे ख्याल में 14 नहीं 28 तबक रोशन हो गए हैं, और उससे अंदाजा हो गया है। और ये मैं आपको बता दूं, मुझे अभी किसी ने बताया कि ये मामला अगले जो बिल आएंगे उसमें आपको मजीद मुझे और आपको हम सब का हाजमा मजीद दुरुस्त। ठीक है, ओके मदर साहब, जरा अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई ना, ये बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है मुनीफ फारूक साहब ने कि हमारे सामने जो है वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस एतबार से है कि कबूलियत और मकबूलियत भी एक बहुत बड़ा सवाल है ना। अगर ये हम सब जानते हैं कि अगर इससे भी ज्यादा फेल हो जाती पीडीएम तो भी तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया है उसकी कबूलियत में वक्त लगेगा, और ये वो वक्त भी कंडीशनल होगा। क्या आप ये देखते हैं मंजरनामा कि ये तमाम लोग अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके कमजोर सी कोलिशन गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, या फिर ये जिस तरीके से हमारी इंटरिम माशाल्लाह पंजाब और केपीके में स्ट्रैच हुई है, वफाक में भी आप ऐसा ही कुछ होता देख रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन में तो वो लोग जब तक नहीं जाना चाहेंगे जब तक उन्हें ड्यू शेयर ना मिले, स्पेशली पीएमएलएन। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आगे 6 महीने बाद आप क्या एनालाइज कर रहे हैं? देखिए आदिल, जो मकबूलियत है वो तो एक जमहूरी प्रोसेस है और एक जमहूरी रवैया है। कबूलियत जो है वो एक गैर जमहूरी सोच है, क्योंकि कबूलियत जाहिर है लोगों की कबूलियत और किसी और की कबूलियत में फ़र्क है। लोग तो उसे कबूल करते हैं जो मकबूल होता है, बाकी जो चीज़ होती है वो उन पर थोपी जाती है। तो अगर कबूलियत नहीं है तो इसका मतलब है ये गैर जमहूरी सोच है और गैर जमहूरी रवैया है कि जी किसी और को कबूल नहीं है, इसलिए चाहे वो जितना भी मकबूल हो वो कबूल नहीं है। ये तो इस रवैये ही को कंडेम करना चाहिए। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो पीटीआई की सूरत हाल है वो कम्प्लीटली डिसजॉइंटेड है और डिसइंटीग्रेटेड है। पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल होगा अगर इलेक्शन विद इन 90 डेज हो जाते हैं। 6 महीने में फिर आदमी अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता है, होता है, लेकिन अगर विद इन 90 डेज होते हैं तो इस वक्त पीटीआई के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें बहरहाल हर पोलिंग स्टेशन पे लोग चाहिए होंगे, कैंडिडेट्स चाहिए होंगे। इतना आसान नहीं होगा जिस तरह की इस वक्त सूरत हाल है उसमें लोग, आप देखें ना कि जब से इमरान खान साहब जेल में हैं, आप किसी शहर में कोई प्रोटेस्ट की झलक नजर नहीं आ रही, सिवाय बयानात के और कुछ नहीं नजर आता आपको। तो कहीं उस तरह की रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही। अब देखना यह है कि जब इलेक्शन क्या शुरू होगा, एक प्रोसेस शुरू होगा, इलेक्शन क्या शेड्यूल आएगा, उसमें किस हद तक जनरेट कर सकते हैं। एक हमें फेज नजर आता है कि शायद इमरान खान पीछे ही रहें अगर वो डिस्क्वालीफाई रहते हैं
और उन्हें इजाज़त नहीं होती, तो फिर शाह महमूद कुरैशी और ये जो लोग हैं इनका फेस नज़र आएगा। ये किस हद तक पार्टी को लेके चल सकते हैं? अगर इमरान खान साहब की सपोर्ट होगी तो उनका जो सपोर्टर है इमरान खान का वो आके वोट दे देगा, लेकिन आपको बहुत बड़ी तो पीटीआई एक बहुत डिफिकल्ट ऑर्गेनाइजेशनल फेज से गुजर रही है। अच्छा मदर साहब, वैसे मैं जी 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 अच्छा मदर साहब, मैं एक इसमें, क्योंकि मैंने सवाल के साथ अपना कमेंट भी किया था थोड़ा, इसीलिए वो तवील था, मैं इसमें अगर आपसे ये पूछूं कि जिस तरह आपकी बात उसूली तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है कि कबूलियत और मकबूलियत जो है वो दोनों चीजें अलग अलग जरूर है, लेकिन हमें ये देखना है कि कबूलियत हो कहां से रही है। लेकिन अगर आपकी कबूलियत एट द कॉस्ट ऑफ बहुत सारी चीजें हो, लाइक फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, बहुत सारे फैक्टर्स हो, उसके बावजूद भी आपने भी 18 में अगर यही फॉर्मूला अडॉप्ट किया हो, आपको लाने के लिए भी यही फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया और आज आपके साथ भी वो हो रहा हो, तो आप उसको जस्टिफाई कैसे कर सकेंगे? यानी ये बात दुरुस्त है कि आवाम की सपोर्ट तो आ गई, लेकिन आप उस उसूल को डिमांड कैसे करेंगे? जैसे अब जेल की मिसाल ले लेते हैं, वो खुद कहते थे, मैं अमेरिका में मौजूद था, कि जी जेल से मैं एसी निकालूंगा, टीवी निकालूंगा, सारी सहूलतें खत्म करूंगा, क्या पाकिस्तान के बाकी लोग कैद में ये भुगतते हैं। सो जो उसूल वो अपनाना चाहते हैं, वो उसूल तो आपको पावर पॉलिटिक्स में पता है कि वो उसूल पावर पॉलिटिक्स में अप्लाई नहीं होता। यस, इन प्रिंसिपल इट इज परफेक्टली ऑल राइट, लेकिन पावर पॉलिटिक्स में तो आपको सारे जावियों से देख के इक्तदार हासिल करना होता है। डू यू थिंक कि वो उस तरह कर सकेंगे? नहीं, ये बात उसूली तौर पे बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हैं, और यही वो सबक है जो इमरान खान और पीटीआई को सीखना चाहिए, और यही वो सबक है जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को भी सीखना चाहिए कि आप ऑप्टिक्स का देते हैं। आप देखें कि पिछले एक हफ्ते में शहबाज शरीफ साहब ने दर्जनों खिताब किए, और दर्जनों खिताब में उन्होंने महंगाई और कशकोल तोड़ना ये सब कुछ है, लेकिन जो अलविदाई डिनर है उसका मेन्यू उठा के जरा देख लें, वो कहीं से रिफ्लेक्ट कर रहा था कि आप एक जो है वो ऐसी कौम है कि जो बहुत शदीद महंगाई में उलझी हुई है। आप 83 मेंबर्स काबीना आज खत्म हुई है, 83 मेंबर्स का कैबिनेट। तसव्वुर करें कि आप जो ऑप्टिक्स दे रहे हैं वो लोगों को, एक आम आदमी को क्या ऑप्टिक्स दे रहे हैं कि आप 100 के करीब मेंबर्स आपने सिर्फ काबीना के रखे हुए हैं। यही काबीना अगर शुरू में पहले दिन से 12 रुकनी होती, 14 रुकनी होती, वो ऑप्टिक्स ऑटोमेटिकली लोगों की तरफ जाता। आप एक आम आदमी का रहन सहन, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो चीजें ना, एब्सोल्युटली राइट आपने मदर साहब, यू राइटली जुमला मुकम्मल कर लीजिएगा मदर साहब, आप बात करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ आदिल ये बात कह रहा हूँ कि ये जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, चाहे ऑपोजिशन में हों या गवर्नमेंट में हों, दे हैव टू रियलाइज कि लोग अब इतने बेवकूफ नहीं हैं। लोग देखते हैं, चीजें नजर आती हैं। लोग एमएनए से पहले सवाल नहीं किया करते थे, अब सवाल करते हैं। उन सवालात के जवाब लेके जब पीडीएम के लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि लोग इन सारी चीजों को भूले नहीं हैं। और पीटीआई के लोग के भी जब जाएंगे तो वो उनसे भी यही कहेंगे कि भाई कल जिस तरह बातें किया करते थे, ये रियलाइज क्यों नहीं किया कि आज आपके साथ भी ये हो सकता है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक। हारिस साहब ये बताइएगा, ये जो साइफर है एक दफा दोबारा इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना हुआ है और अब पाकिस्तान में भी इस पर डिबेट छिड़ गई है, आपके ख्याल में इसकी टाइमिंग की कोई अहमियत है? और जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है कि ये लीक कैसे हुआ है, इसके कंटेंट्स पे बहुत बात हो चुकी है, लेकिन इसका लीक होना और इस वक्त पब्लिश होना, ये क्या सिग्नलिंग कर रहा है? योर टेक ऑन। देखें, अब आदिल बात यह है कि ये देखना चाहिए कि ये किस वक्त हुआ, कैसे हुआ, और बार बार एक तो ये बड़ा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, इसकी कॉपी भी नहीं हो सकती थी, इसको वहाँ से निकाला भी नहीं जा सकता। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर ये बड़ा लिखा हुआ है, बड़े क्लियर कि कोई इंफॉर्मेशन सीक्रेट, टॉप सीक्रेट कैन नॉट बी डाइवल्जेड, पेपर्स कैन नॉट बी टेकन आउट। आप पढ़ेंगे, रख लेंगे, मुतल्लिका किसी गैर मुतल्लिक लोगों को पता नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ द शेप आपने ब्लो अप किया, इतना ज़्यादा उसको लेके चले,
फिर आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट गुम गया, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सीरियस वायलेशन। फिर उसके बाद ये लीक कैसे? मेरे ख्याल में जब ये आपने याद होगा कि आजम खान की और चेयरमैन पीटीए की बातचीत चल रही थी तो वो नोट्स ले रहे थे। मुझे शक किया कि वो नोट्स जो हैं वो बाय डिज़ाइन रिलीज़ किए गए और वो उनके, अगर आपको याद हो, हसन मुर्तज़ा बड़े इनके पीटीए के ख़ास बंदे थे जो बाहर ये चीज़ करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, आर्मी के खिलाफ भी लिखते हैं। मे बी ही हैज़ गिवन टू इंटरसेप्ट डॉक्यूमेंट वहाँ उनको पब्लिश करने के लिए, और अब वो भी फंस गए हैं कि उनके पास कोई क्रेडिबल डॉक्यूमेंट नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। दे हैव ट्राइड टू फाइंड कि ये कहाँ से एक्चुअल थी, क्या थी, वो भी नहीं इनको मिल रहा। तो ये बड़ा सीरियस लैप्स है। आई थिंक इसको अब स्टेज के ऊपर आके कहीं ना कहीं इसको हमें इंक्वायरी करनी चाहिए और इसको मंथली एक कम से कम फाइनल स्टेज के ऊपर लेके जाएं, इसको लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं, ताकि ये पता चले कि कैसे हुआ, कौन इसमें इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट निकला। इंक्वायरी होनी चाहिए, इंसाफ के तकाज़े पूरे ज़रूर होने चाहिए, एंड देन जो अगर वो रिस्पॉन्सिबल हैं वो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा ऐसे होनी चाहिए कि टू टेक द डिटरेंस है कि आइंदा कोई ना करे। देखिए, आप जब ओथ लेते हैं तो आप क्या कहते हैं कि जी मैं कोई भी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ को किसी गैर मुतल्लिका शख्स या ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पास करूँगा। तो अगर आपने ओपनली जलसों में बात कर रहे हैं, फिर ये डॉक्यूमेंट को नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अगर या कमेटी में बात करें, बड़ा क्लियर कह दिया कि जस्ट ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, दैट्स ऑल, और डिमार्च हो गया। यही एम्बेसडर ने वहाँ से रिकमेंड किया था। जिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हुआ, इसकी तो यकीनी तौर पर ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये लाइफ टाइम लेसन हो, क्योंकि अगर इस तरह रियासती मामलात जो है वो जेर बहस आए थड़ों के ऊपर, सड़कों के ऊपर, तो फिर तो हम रियासत चला चुके, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में तो आपको बहुत सारे मामलात में बहुत सारी एहतियात करनी पड़ती है। मुझे जरा मुनीब साहब, आई जस्ट वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। अब एक स्टेज पे इसका लीक होना कितना सिग्निफिकेंट है आपके नजदीक, और दूसरा क्या जो ये इस वक्त साइबर वॉरियर्स लगे हुए हैं इनके लोगों को मलाइन करने में, तो क्या इसका मकसद सिर्फ सोशल मीडिया या मीडिया पे डिबेट क्रिएट करवाना है, या फिर जेन्युइनली कोई रिलीफ ढूंढा जा रहा है इस आर्टिकल के जरिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उस अगर स्टोरी को आप देखें तो उसके अंदर कोई नई चीज तो है नहीं सिरे से, और वही कुछ है जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पहले भी कहते रहे हैं। अब इशू सिर्फ ये है कि लोग इस चीज को मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं। देखिए, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं करता जब हम ये कहते हैं साइफर, तब यह है कि साइफर इटसेल्फ वो आया, वो एग्जिस्ट करता है, बट द प्रॉब्लम इज कि जो उस पर नैरेटिव बनाया गया वो सिरे से झूठा था। यानी कि इमरान खान साहब ने जो चूरन लोगों को भेजा कि अमेरिका ने जनरल बाजवा के साथ मिलाकर और बाकी सबको मिला के मेरी हुकूमत को निकलवाया। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अमेरिका ने कोई ये करने की जरूरत नहीं थी। इमरान खान साहब ने सबसे पहले पिछले साल फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया, उन्होंने यू टर्न लिया और कहा कि मैं तो अब हर चीज भूल गया हूँ और आगे चलना चाहिए, मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो इक्वालिटी का रिलेशनशिप चाहता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया और फिर अपने खिताबात जो उन्होंने यूट्यूब पे करते थे उसके ऊपर भी ये कह दिया कि नहीं, ये तो मुझे अब एविडेंस पता लगी है कि ये तो अमेरिका ने नहीं किया, ये जनरल बाजवा ने किया। साइफर का आना कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो मिशन हैं, ममालिक हैं और बहुत से ममालिक होंगे, हमें किसी और मुल्क के साथ मसला होगा, किसी और मुल्क को हमारे साथ आज की पॉलिसी पे भी मसला होगा, बट दैट डजंट मीन अ कॉन्स्पिरेसी। मसला ये है कि आज की हकीकत ये है कि बदकिस्मती से इमरान खान बहुत से मसाइल में घिर चुके हैं। ये तोशा खाना का एक मामला है, इसका एक और मामला जो नैब के पास है, वहां उनकी जमानत खारिज हो गई है। जो दूसरा एक और अलकादिर ट्रस्ट वाला मामला है, उनमें जमानत खारिज उनकी हो गई है। अब वो लग ये रहा है कि यहाँ एक मुकदमे से रिलीफ मिले, सजा मुअत्तल हो, तो पता लगेगा जी अब नैब ने गिरफ्तार कर लिया। फिर पता लगेगा जी साइफर का जो डॉक्यूमेंट गायब हुआ है उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन पर मुकदमा बन गया है, फिर उसमें गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब के लिए ये जो अगले 4, 6, 8 महीने हैं, ये बड़े रफ राइड है उनके लिए। आई कैन बी रॉन्ग, बट जो मुझे जमीनी हकाइक लग रहे हैं वो तो कम से कम ऐसे लग रहे हैं, और मुझे कोई बहुत इन द नियर फ्यूचर उनके लिए कोई रिस्पाइट या रिप्रीव मुझे नजर नहीं आ रही। ब्रिगेडियर साहब, जरा आप मुझे ये बताइएगा कि आप जब तहकीकात कहते हैं तो आप, क्योंकि जो सोर्स का हवाला देता है वो शख्स, हालांकि अमूमन सहाफत में कोई सोर्स नहीं बताता, सोर्स जो है वो उठा भी लें किसी बंदे को तो वो अपनी सोर्स नहीं बता रहा होता, लेकिन हैरान कुन बात है कि वो सहाफी साथ में ये भी कह रहा है कि इसकी सोर्स मेरी मिलिट्री है, सिविलियन कोई भी नहीं है, और इमरान खान या पीटीआई तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो आपके ख्याल में मगर ये मामला किस तरह हुआ है, और जो है वो इस तरफ डाइवर्जन लगाने का क्या मकसद है? देखें, ये जो सहाफ़ी है ना मुर्तज़ा हसन, देखें ये पीटीए का ख़ास आदमी है,
ये हमेशा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलता रहा, और ये बात करना कि इसकी मिलिट्री इज द ओरिजिनेटर कहीं से, आप ये सोचेंगे कितना सख्त किस्म का वो मिलाइन करना चाह रहा है मिलिट्री को, जबकि फ़ौज ने, हमारी इंटेलिजेंस ने जब नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई उससे पहले प्रॉपर छानबीन की, हर चीज़ की डिटेल ले ली, एंड दे वर सर्टन कि इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द नेशनल सिक्योरिटी। और फिर उसके बाद ये हुआ जी कि ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है और आप इसके ऊपर डिमार्च कर दें, जो कर दिया गया। याद रखें, अगर ऑनेस्टली अगर नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता, इसके ऊपर फ़ौज कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, ना जनरल बाजवा, ना चीफ आर्मी स्टाफ और ना पाकिस्तान आर्मी का कोई भी ऑफिसर या जवान इस पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यकीन करने के बाद डिमार्च कर दिया एंड देन इट वाज एंड ऑफ इट। लेकिन ये मेरे ख्याल में वही बात है कि आज़म खान ने जो नोट्स लिए, जब उन्होंने कहा कि हम इस पर खेलेंगे और इसको हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दोज आई थिंक बहुत लीक्ड आउट, वो जाके उनको दिए गए हैं और वहाँ जाके उन्होंने इस मौके पे लिए कि सिंपैथी गेज करने के लिए कि जी ये सब कुछ ऐसे किया दर मिल साजिश की गई है, या मैं अरेस्ट हो जाऊँगा उसके बाद ना कहीं किया जाए, ये इस मौके पर लीक करने का मकसद दी गई है। लेकिन रियलाइज़ ये करना है कि ये कितना सीरियस इशू है आपकी डिप्लोमेटिक सर्कल में, आपके एम्बेसीज में, जितने दुनिया में उनका कितना कॉन्फिडेंस ख़राब होता है। दूसरे ममालिक आपसे जब बात करते हैं, दे विल बी 10 टाइम्स केयरफुल कि जी ये बातें लीक हो जाती हैं ये आपके फॉरेन ऑफिस में जाके, ये चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि इसको फुल प्रूफ करें, आइंदा कोई भी ऑफिस सीक्रेट को एक्सप्लॉइट ना कर सके। ये ज़रूरी है। फॉरेन ऑफिस से कैसे निकला, अगर कॉपी हुई तो फॉरेन ऑफिस ने क्यों करने दी, उसके बाद देखना ये कि वहाँ पर आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने क्या किया, फिर ये कैसे निकला, और क्यों, ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो पता चल जाएगा कि हु इज़ द मास्टरमाइंड, किसने इसको रिलीज़ किया, कैसे वहाँ पर ये वहाँ पर जाके इंटरसेप्ट में जाके पब्लिश हुआ, क्या चीज़ें हुई, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसको मेरे ख्याल में इसको सीरियसली लेना चाहिए, इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाना चाहिए ताकि आइंदा के लिए एटलीस्ट नोबडी शुड डू। जब आप एज ए प्राइम मिनिस्टर या ऐसे आर्मी ऑफिसर, वी ऑल्सो टेक ओथ के ऑफिशियल सीक्रेट को हम फॉलो करेंगे एंड वी साइन एवरीथिंग likewise it should be ensured. Thank you so much. ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मुनीफ मजहर अब्बास साहब मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे पीपल्स पार्टी की, जो बिलावल साहब ने बात की है अगले 30 साल के लिए हमारे लिए जो है वो उसी किस्म की सियासत छोड़ के जा रहे हैं। फिर खुद सब यानी तहरीक इंसाफ एक ऐसे प्रोसेस में इस वक्त जहां उसका इक्तदार में आना मुश्किल दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ PMLN अपना पॉलिटिकल कैपिटल डुबो चुकी है। पीपल्स पार्टी क्या देख रही है, क्या सोच रही है, और पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब को क्यों शिकायत है कि मियां साहब ने और जरदारी साहब ने वही पॉलिटिक्स उनके लिए छोड़ी है जो पॉलिटिक्स पिछले कई दिहाइयों से जारी थी, और अब उनके लिए कोई रास्ता आगे स्मूथ नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पे मजीद बात करेंगे। जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कायरा साहब, ये बताइएगा कि ये निगरान वजीर आजम के इंतखाब में इतनी ताखीर क्यों हो रही है, जिसकी वजह से कई कयास आराइयां जन्म ले रही हैं? कयास आराइयां तो खत्म हो गई तो क्या चलेगा, फिर कुछ ना कुछ तो लोगों के लिए सनसनीखेजी रहे ना, कुछ मीडिया भी खेलता खुलता रहेगा। मेरा ख्याल है आज एक मीटिंग हुई, कल आप मीडिया के मनोरंजन के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये भी समझ लीजिए, और एक सीरियस काम भी है। और इसका आगाज बुनियादी तौर पे दोनों तरफ से, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने अपनी अपनी मशावरत कर ली थी। अब उनकी जॉइंट मशावरत होगी, दोनों के नाम होंगे, एक एक पे बहस होगी, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कल या परसों मैक्सिमम ये फाइनल हो जाएगा। ये मैंडेटरी डेज के अंदर ही फाइनल हो जाएगा। ये कंसल्टेशन जो है असूली तौर पे, इसके लिए जब असेंबली टूट जाती है या असेंबली की मुद्दत खत्म होती है तो आईनी तौर पे 3 दिन के अंदर अंदर वजीर आजम और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मशावरत करनी होती है। तो ये दिन शुरू ही टेक्निकली आज से हुए। तो आप लोगों के जो नामजद करदा जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, उनकी कोई मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से? मेरे इल्म में नहीं है उनकी कोई मुलाकात हुई है कि नहीं। सबसे हॉट फेवरेट कैंडिडेट वही है? मुझे ऑनेस्टली इल्म नहीं है, मुझे ये भी प्रॉपर इल्म नहीं है, मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज मेरे पास नहीं कि मेरी जमात ने उनका नाम दिया भी है कि नहीं, लेकिन उनका नाम चल रहा है और वो एक नेक नाम आदमी है, अच्छी शोहरत के हामिल है। मैं वैसे जाती तौर पे इस ऑफिस के लिए
वजीर आजम हो, वज़रा हो, केयर टेकर या चीफ मिनिस्टर और उनके वज़रा हो, तो मैं तो इस बात का कायल हूँ कि इन ऑफिस पे गैर मुंतखब या गैर सियासी लोगों को नहीं बैठना चाहिए। ये सियासी ओहदे हैं, दीज आर मेंट फॉर पॉलिटिकल पीपल, और यहाँ पे सियासी लोगों को बैठना। कायर साहब ये बताएं, ये वज़रा ने एकदम से जो है वो अपनी 1.5 साल हुकूमती कारकर्दगी बताना क्यों शुरू कर दी है कि हम वाकई नाकाम रहे हैं महंगाई ख़त्म करने में, हम वाकई नाकाम रहे हैं आइन और कानून की बालादस्ती में, जमहूरियत के उसूलों को हम अप्लाई नहीं कर सके। ये एकदम क्या हुआ है? क्या ये रियलाइज हो गया है कि मासिस में एक्सेप्टेंस नहीं है? ये एकदम से जो है वो मोड चेंज क्यों हुआ? कोई मोड चेंज नहीं हुआ। जब आप 1.25 साल के बाद खड़े हैं और आप 1.25 साल की कारकर्दगी को देखेंगे, बिलावल साहब ने भी कहा, कुछ दीगर वज़रा ने भी कहा कि हम आईनी तौर पे जितना कुछ करना चाह रहे थे, तमाम इदारों को आइन के दायरे कार में लाना चाह रहे थे, हम उतना नहीं ला सके। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और ये कोई 1.5 साल में हो जाने वाला काम भी नहीं है। ये ग्रेजुअली होगा, एवोल्यूशनरी होगा, ये किसी रेवोल्यूशन के नतीजे में तब्दीलियां नहीं हो जाएंगी। ये रियलाइजेशन, ये एक्सेप्टेंस कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने यही कहा कि हम महंगाई खत्म नहीं कर सके, हम महंगाई के खात्मे का नारा लगा के आए थे। उसके हालात क्या है, साथ वो भी वजाहत कर रहे हैं कि हालात क्या थे। हमने मुश्किल तरीन हालात में इकॉनमी संभाली थी। क्या वक्त था कि IMF नाराज, अमेरिका नाराज, यूरोप नाराज, FATF नहीं हो रहा, सऊदी अरब नाराज, दोस्त ममालिक अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, उधर से तबसरे हो रहे हैं कि पाकिस्तान आज नहीं तो कल डिफॉल्ट करेगा। इन हालात में पाकिस्तान मुल्क संभालता है, इकोनॉमी संभालते हैं हम। खारजा ताल्लुकात आपके जीरो पे खड़े थे, उनको दोबारा रिवाइव करते हैं हम। आलमी मंडियों में बहरान पैदा हो गया, तेल की गैस की कीमतें आलमी मंडी में चढ़ गई, आपके पास मजीद सब्सिडी देने की गुंजाइश थी नहीं, तो लोगों पे बोझ पासान हुआ। अब ये तो तवक्को की जा सकती है। कायर साहब, इसका तो एक बड़ा आसान हल था। जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत मामलात चल रहे थे, तो ये एक राय तो ये भी थी ना कि इलेक्शन में चले जाएं और इलेक्शन में जाकर फ्रेश मैंडेट ले लें। फिर ये 1.5 साल रहने की क्या जरूरत थी? फ्रेश मैंडेट लेके कोई भी जमात आती या जमातें आती और आराम से 5 साल में ये मसले हल करती। इसमें इतनी मजबूरी की तो कोई बात नहीं थी। फ्रेश मैंडेट के साथ तो फिर 5 साल में आराम से मसाइल हल किए जा सकते थे। फिर ये हुकूमत ली क्यों गई? ये बात हम बहुत दफा सवालों का जवाब दे चुके हैं। फिर आपने सवाल फरमाया, मैं फिर इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। गवर्नमेंट इसलिए ली गई कि इमरान खान साहब उस वक्त जिस फिजा में थे, वो उस वक्त के आर्मी चीफ को सैक करके अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। वो इलेक्शन कमीशन को हटा के अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन लाना चाहते थे। वो दुनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तोड़े बैठे थे और पाकिस्तान के साथ दुनिया मामलात करने को तैयार नहीं थी। हम अगर वो लेजिस्लेशन करके चंद हफ्तों बाद या 1.5-2 महीने बाद इलेक्शन की तरफ जाते, 3 महीने और लगते, 5 महीने पाकिस्तान के लिए इंतहाई वाइटल थे। उस दौर में अंदर ये फैसला किया गया, पता था कि इसके बाद महंगाई बढ़ेगी, पता था कि हालात खराब होंगे, पता था कि हम लोगों को रिलीफ उस तरह नहीं दे सकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी पता था कि अगर हम ये नहीं करते तो उसके नतीजे में इतना खौफनाक बहरान पैदा होगा कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता संजीदा नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ये फैसला किया गया कि हुकूमत संभाल ली जाए। खैर साहब, ये जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं कि मियां साहब ने और जरदारी साहब ने हमें वही वाला पाकिस्तान दे दिया है और अगले 30 साल मेरे और मरियम साहबा के जो है वो उसी तरह गुजरेंगे जैसे माजी में गुजरे हैं, वो कौन से रहनुमा उसूल हैं जो पूरे नहीं हो सके, जिसकी वजह से बिलावल साहब को शिकायत हो रही है जरदारी साहब से और मियां साहब से? देखिए ना आदिल, ये गुफ्तगू करने का एक असलूब होता है। मैंने अगर किसी से बात करनी हो, किसी को सुनाना हो, तो मैं ये कहूँगा कि देखे ना, ये काम बड़ा मुनासिब नहीं है, ये लहजा दुरुस्त नहीं है, मैं भी गलती कर सकता हूँ, आप भी गलती कर सकते हैं, मैंने गलती नहीं की होगी, या मैं आपको सामने रख के किसी और दोस्त को सुनाना चाहूँ कि देखें ना जी, जिस तरह आदिल है ये गलती कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो मैं आदिल की तरफ मुंह करके बातें किसी और को सुना रहा होता हूँ। दूसरा यह है कि हमारी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, बिलाशुबा रवायती सियासत अब मसाइल का हल नहीं है, बहुत हो गई। अब हमें जदीद अहद के मुताबिक फैसला साजी के टूल्स, तरीके बदलने होंगे, असलूब बदलने होंगे, लेकिन
जिस तरह के इनकलाबी खान साहब आए थे और इनकलाब के नाम पे वो और रुजत परस्ती हमें दे गए, वो और ज्यादा ठहराव की बजाय टकराव की पॉलिटिक्स हमें दे गए, उसका नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। लेकिन ये बिलावल साहब की बात कि अब हमें जो रवायती इख्तलाफी या एक दूसरे को बुरा भला कह के हम कौम को इस हिस्टेरिया में मुब्तला रखें कि फलां जमात फलां बंदा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, यही मसाइल की वजह है। अफराद मसाइल की वजह नहीं होते। तो सिस्टम पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने का इशारा है ये मैं नहीं कह रहा। रियलाइजेशन ये है हमारी कि हमें कभी भी, ये बीबी शहीद की रियलाइजेशन थी, ये जमहूरी रियलाइजेशन थी कि हमें कभी भी इतने दूर तक चले जाने का कोशिश नहीं करनी चाहिए कि फिर वापसी ना हो या मुश्किल हो जाए। यही काम सीओडी में मोहतरमा ने किया, यही काम इमरान खान साहब के साथ डायलॉग करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया, यही काम उन्होंने उस दिन असेंबली के अंदर खड़े होकर भी कहा कि हमें सीओडी करने की जरूरत है, सीओडी 1 को आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स एक जमात के तौर पे जो है वो पीटीआई से भी हमें मशावरत करनी चाहिए। ये बात इस तनाजुर में थी। तो ये जो कहना धी की सुनाना नू की है, ये आप कह रहे हैं कि गालिबन इशारा पार्लियामान से बाहर है बिलावल साहब का? पार्लियामान से बाहर कह लीजिए, बाहर भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो पार्लियामान में नहीं हैं, उनको भी कहा जा रहा होगा। लेकिन बाज़ औक़ात आप अपने ताल्लुकात कार को सामने। थैंक यू सो मच कायरा साहब, अपना वक्त देने के लिए। कमरजमान कायरा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल के हमारे साथ मौजूद थे। आपने प्रोग्राम देखा। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला होना है। जैसे ही निगरान वज़ीर आज़म का फैसला होगा, जब हम अगले हफ्ते आपके सामने होंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मुल्क की सियासत और निगरान हुकूमत किस तरफ जा रहे हैं। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।